हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आगे आगे ही मैं भर्तियों के लिए जो है राजस्थान की भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जल्द ही मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे। और फिलहाल मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आया हूँ मेवाड़ के इतिहास से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो मेंस और बाकी जो भी परीक्षाएं पुलिस वगैरह की आने वाली हैं तो यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाए, इतनी मैं प्रयास करता हूं अपनी तरफ से। और आप भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आगे सुनते रहिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लेके आया हूँ यहाँ पे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ जो था, एक मिनट, चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो चित्तौड़ के अंदर जो है महाराणा कुंभा का जो मेन वास्तुकार था वो मंडन था। सॉरी, ये ले लिखा गया यहाँ पे, न था, मंडन। ओके, देखिए, महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था उसका भी शिल्पी यही मंडन था। और महाराणा कुंभा आपको पता ही है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है, जीर्णोद्धार भी करवाया है दुर्गों का। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कुंभा को ही माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मंडन की बात करें तो मंडन के कुछ ग्रंथ हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, राजवल्लभ मंडन। तो कई बार पूछ लिया जाता है रूप मंडन का कि किससे संबंधित है, तो मूर्ति कला वगैरह से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, किस मुगल शासक के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया गया था? अब देखिए, एलची की बात करें तो जब आपको याद है कि अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण किया था, उस टाइम मेवाड़ का जो शासक था उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह। उस समय अकबर ने आक्रमण किया। अब अकबर सोचा कि यार यहाँ घेरा डाल लेते हैं, दुखी होकर बाहर आ जाएंगे सब और हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन भाई साहब उदय सिंह तो मौज ले गया, वो तो वहाँ से रफू चक्कर जयमल और फत्ता के हाथ अपना दुर्ग दे करके और चला गया। अब अकबर भाई साहब बैठा रहा, काफ़ी दिन हो गए कि बाहर निकले, कोई बाहर निकले, कोई बाहर नहीं निकल रहा। अब बाद में पता चला कि उदय सिंह तो है ही नहीं अंदर। तो अकबर को गुस्सा आ गया, यार मेरा और टाइम वेस्ट करवा दिया यहाँ पे, तो मैं कहीं जाता आराम से, तो अब टाइम वेस्ट हो गया। तो अकबर को गुस्सा आ गया, तो उसने आदेश दे दिया कि मेवाड़ में कत्लेआम मचा दो। और ये घटना मेवाड़ की कत्लेआम की अकबर के जीवन का एक काला दाग मानी जाती है। उस युद्ध को जीतने के बाद जो है, उस युद्ध में जयमल और फत्ता शहीद हो जाते हैं और कल्लाजी राठौड़ भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अकबर का। ठीक है, तो वहाँ पर अकबर की एक नीति थी कि जहाँ पर भी हम जीतेंगे वहाँ पे एक सिक्का चलाएंगे। तो यहाँ पे एक एलची नामक सिक्का चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने चलाया था? अकबर ने। कब चलाया था दोस्तों? ये युद्ध हुआ था 1567 से 68 के बीच में। 28 फरवरी 1568 को जो है ये चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था अकबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है कई स्थानों का नाम आते हैं। जैसे सबसे पहले खानवा युद्ध में जो है सांगा घायल हुआ था, तो पृथ्वीराज जयपुर से और मालदेव और 2-3 जो आदमी थे उन्होंने सांगा को लेकर के वो बसवा चले गए। दौसा के अंदर एक जगह है बसवा, वहाँ चले गए। वहाँ से वो लोग गए रणथंभौर। ठीक है, उनका इलाज चला। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं कहाँ पे? कालपी। कालपी कहाँ है? एमपी के अंदर। एमपी के कालपी के अंदर जो है उनकी मृत्यु होती है महाराणा सांगा की। उसके बाद ये बात आती है कि महाराणा सांगा के शरीर को दफनाया कहाँ गया था? मांडलगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो माना जाएगा, सही आंसर मांडलगढ़ को माना जाएगा, बसवा को नहीं, क्योंकि बसवा में तो उनका इलाज चला था वहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि मांडलगढ़ में किसकी छतरी है, तो महाराणा सांगा की छतरी है वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ? दोस्तों, अपने गोहिल वंश के सबसे पहले शासक कौन थे? बप्पा रावल। पहले व्यक्ति तो कौन थे? गुहादित्य। लेकिन पहले शासक कौन थे? बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखिएगा, 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का दुर्ग मानमोरी से जीता था। मानमोरी एक मौर्य शासक था, उससे जीता और वहाँ पे गोहिल वंश का साम्राज्य स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, बप्पर रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंग जी का मंदिर। क्यों करवाया? क्योंकि एकलिंग जी के मंदिर में एक ऋषि रहता था, हारित ऋषि, और उस ऋषि की गायें चराता था बप्पा रावल। तो उस ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि बप्पा तू जा वहाँ पे, और इसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। तो कालभोज को कहा कि तू जा और चित्तौड़ पर आक्रमण कर, वहाँ तू जीत जाएगा। तो मानमोरी को हरा करके कालभोज ने, यानी बप्पा रावल ने, चित्तौड़ को जीत लिया था, वहाँ पर गोहिल वंश की शाखा स्थापित की, इसलिए एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस एकलिंग जी के मंदिर में जो शिव है वो शिव का कौन सा रूप है? तो ध्यान रखिएगा, शिव का लकुलिश रूप है, लकुलिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब लकुलिश रूप है। और जो ऋषि हारित ऋषि है वो पाशुपत संप्रदाय से थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे जो बताई जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई जा रही है, एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मेवाड़ के किस महाराणा ने शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो देखिए, यहाँ बात करता हूँ कि ये ऐसे महाराणा थे जिन्होंने सती प्रथा पर मेवाड़ में रोक लगाई, और भाई साहब इन्हीं की वाइफ ने, मतलब इन्हीं की वाइफ जो है सती हो गई। वो कौन से महाराणा थे? तो ये थे स्वरूप सिंह। कलर चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महाराणा कौन से थे? तो महाराणा का नाम था स्वरूप सिंह। इन्हीं की पत्नी जो है वो शहीद हो गई थी। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ से एक महाराणा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी विद्रोह को दबाने के लिए, तो वो भी यही स्वरूप सिंह थे, ये याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो स्वरूप सिंह याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? देखिए, याद आ रहा होगा आपको कि गोरा और बादल कौन थे? पद्मावत का नाम सुना होगा आपने। गोरा पद्मावती के चाचा थे और बादल पद्मावती का भाई था, यानी ये चाचा भतीजा थे। ये मेवाड़ के महाराणा महारावल रतन सिंह के सेनापति थे। इन दोनों ने वीरगति को प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए। तो ये किसकी रक्षा करते हुए मारे गए थे? तो दोस्तों ये रानी पद्मिनी की रक्षा के लिए अपने वीरगति को प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा, इस युद्ध का जो है वो 1303 के अंदर हुआ था, ये रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन सबको आता है कि किसने बनवाया था। बिल्कुल राणा कुंभा ने बनवाया था, इसमें किसी का कोई शक नहीं है कि कुंभा ने बनवाया था। लेकिन अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए 9 मंजिलें हैं। इसमें तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा है, 3 से ए बन सकता है, अल्लाह लिखा है तीसरी मंजिल पर। ठीक है, और 9वीं मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा है। ठीक है, अब 8वीं मंजिल पर क्या लिखा है? भाई साहब 8वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं लिखा है। यानी याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसकी 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा है, तीसरी पर क्या लिखा है? अल्लाह। और इसको मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, विष्णु ध्वज दंड, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने तो इसको अपने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। तो इस तरह याद रखिएगा, कुंभा ने बनाया था
ये कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। 1437 की जो विजय थी कुंभा की। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा। देखिए महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी, याद होगा चंपानेर की जो संधि हुई थी उसके अंदर 1437 में तो इसको हराया था। पहले किसको हराया था? महमूद शाह खिलजी को, मालवा के। लेकिन इसने क्या किया, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के साथ संधि कर ली। उस संधि को कहते हैं चंपानेर की संधि। 1456 के अंदर हुई। 57 के अंदर ये दोनों मिलकर के आते हैं कुंभा के साथ युद्ध करने। कुंभा ने फिर इनकी मनसाओं पर पानी फेर दिया और इनको हराकर वापस घर भेज दिया, दोनों को लॉलीपॉप देके। ठीक है भाई साहब। अब इनको जीतने के बाद जो है कुंभा ने, इस युद्ध को कहते हैं सारंगपुर विजय। ठीक है, तो इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बनाया क्या? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो है उसमें 9 मंजिलें हैं, याद रखिएगा। इसकी विजय स्तंभ जो है प्रशस्ति है एक, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजाओं का शासन था, किस वंश का शासन था? देखिए महाराणा कुंभा जो है उस टाइम थे जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश और कौन कौन सा, सैयद वंश, ये दोनों राज कर रहे थे। मतलब पहले सैयद आया, फिर उसके बाद लोधी वंश आता है। फिर उसके बाद आपको पता है सांगा के टाइम पे इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी को सांगा ने हराया था। तो पहले सैयद फिर लोधी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक नेक्स्ट कुछ बनता नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन लायक किसके है? ये क्वेश्चन लायक है अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें टॉपिक है स्पेशल दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? देखिए गोहिल वंश का अगर मूल पुरुष या आदि पुरुष पूछा जाए या प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो उसका नाम है गुहादित्य या गुहिलादित्य भी लिखा जाता है कई जगह। लेकिन दोस्तों जो पहला शासक था, आदमी तो पहला वही था जिसने गोहिल वंश स्टार्ट किया, लेकिन गोहिल वंश को साम्राज्य किसने बनाया? तो सबसे पहले जो राजा बना था वो था बप्पा रावल। इसका मूल नाम था काल भोज। मैं बता चुका हूँ डिटेल से, अब बताने की जरूरत नहीं है। उदयपुर के नागदा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। नागदा में ही इसने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है कुंभलगढ़ त्योहार का। उसमें तो डायरेक्ट ही पूछा हुआ था कुंभलगढ़ त्योहार संबंधित है, तो कुंभलगढ़ से ही ऑप्शन दे रखा था बिल्कुल। तो कुंभलगढ़ त्योहार जो है सिंपल है, इसमें राणा कुंभा से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि 1437 की बात है। 1437 की बात है, राणा कुंभा के साथ लड़ाई करने आया था मालवा का महमूद शाह खिलजी, जो प्रथम था। मालवा का शासक महमूद शाह खिलजी प्रथम जो आता है कुंभा के साथ युद्ध करने। सेकंड के और फर्स्ट में कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि सेकंड जो है वो सांगा के साथ युद्ध करता है। तो प्रथम जो है कुंभा के साथ युद्ध किया और हार गया 1437 में। फिर 20 साल बाद वो दोबारा आता है चंपानेर की संधि करके। तो उस युद्ध को कहते हैं बदनौर का युद्ध या बैराटगढ़ का युद्ध ऐसे। और सारंगपुर का युद्ध भी 1437 में कहलाता है। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बना। तो बार बार किसको हराया? महमूद खिलजी को, ये याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? देखिए महाराणा प्रताप के एक दरबारी पंडित थे और उनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र का एक ग्रंथ है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, विश्व वल्लभ।
ये ग्रंथ का नाम कई बार पूछ लेता है, विश्व वल्लभ ग्रंथ किसका है? तो ये महाराणा प्रताप की एक विद्वान दरबारी चक्रपाणि मिश्र का है। ये बहुत ही विद्वान हुआ करते थे और महाराणा प्रताप इनको आश्रय देते थे अपने दरबार के अंदर। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, लेकिन कहाँ हुआ था ये भी आपको बताया जाएगा। 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अब देखिए, अगर विक्रम संवत के अंदर ये पूछा जाता है तो 57 साल आप जोड़ देंगे, तो 1597 के अंदर इनका जन्म हुआ विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा शासक है जिसका जन्म 1597 में ही हुआ और मृत्यु भी 1597 में हुई? तो भाई वो महाराणा प्रताप थे, क्योंकि 1597 में विक्रम संवत में उनका जन्म हुआ और 1597 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। 1572 से 97 के बीच उन्होंने 25 साल तक मेवाड़ पे शासन किया था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ बता देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ऐसे ऐसे ऊंचाई पर बना हुआ है, तो इसका जो सबसे ऊंचा पार्ट है इसको कहते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि इसको ऊपर, नीचे से ऊपर देखते हुए अगर देखें तो आदमी की पगड़ी गिर सकती है। ये कथन भी याद रखिएगा, कुंभलगढ़ के ही कटारगढ़ के बारे में कहा था ये। ठीक है, तो कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दीघाटी की युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए, खानवा और हल्दीघाटी का युद्ध ऐसा है जिसमें अपने जो हिंदू शासक हैं उनके सेना का सेनापति एक मुसलमान रहा। जो हल्दीघाटी का युद्ध है इसके अंदर अपने महाराणा प्रताप मेन हीरो थे और इनका जो आगे आगे सेनापति था, इनका हरावल चलता था, हरावल के आगे जो सेनापति चलता था वो एक मुसलमान था, हकीम खां सूर। ये मुगलों के विरुद्ध लड़ रहा था महाराणा प्रताप के पक्ष में। लेकिन जो अपने जयपुर के मान सिंह थे, मिर्जा राजा मान सिंह, वो अकबर की तरफ से लड़ने आए थे। तो ध्यान रखिएगा, उनकी तरफ से हिंदू और अपनी तरफ से मुसलमान सेनापति था। और खानवा और हल्दीघाटी ये दो एकमात्र युद्ध हैं, दो युद्ध हैं जिनमें ऐसा घटना हुई थी। तो हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह प्रथम बोल दीजिए, मिर्जा राजा मान सिंह बोल दीजिए, एक ही बात है। देखिए, अकबर ने किस को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था कि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? देखिए, अकबर ने जो है 4 लोगों को शिष्टमंडल के रूप में यानी शांति दूत के रूप में भेजा, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करना अकबर के डायरेक्ट बस की बात थी नहीं। क्योंकि महाराणा प्रताप कितने ताकतवर थे ये आप लोगों को भी अभी तक नहीं पता है। जो बंदा 207 किलो वजन अपने शरीर पे धारण करके चलता था, अकबर क्या चीज़ था उसके आगे, अकबर खुद डरता था उससे। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो अकबर की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने तानसेन से महाराणा प्रताप पर कुछ सुनाने को कहा था और वो रोने लग गए थे। तो ऐसे आदमी को अकबर अपनी टीम में शामिल करके विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए महाराणा प्रताप को मारना नहीं चाहता था, वो केवल उनको अपने अधीन करना चाहता था। तो बात करते हैं कि महाराणा प्रताप जो है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 आदमी भेजे। एक आया जून 1572 में, आपको केवल 72 याद रखना है। एक आया ये नवंबर में आया था, नवंबर 1572। इसके बाद ये आता है जून के अंदर 1573 के अंदर। इसके बाद आता है सितंबर 1573 में, और इसके बाद एक और आदमी आता है, वो आता है दिसंबर 1573 के अंदर। सबसे पहले इसकी ट्रिक है ज मा भ टो। देखिए, जैसे जलाल खां, मैं से माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास जो मान सिंह का बाप था, और टोडरमल सबसे अंत में आता है।
तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अंत में शिष्टमंडल का कौन सा सदस्य आया था, तो टोडरमल आया था। तो इनकी डेट मिला लीजिएगा बिल्कुल, नवंबर 1572 में जलाल खां आता है, मान सिंह आता है जून 1573 के अंदर, और जलाल खां भगवंत दास आता है सितंबर 1573 में, और टोडरमल आता है दिसंबर 1573 के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शाहबाज खां को अकबर ने कितनी बार मेवाड़ भेजा था, तो 3 बार, याद रखिएगा 3 बार मेवाड़ को भेजा था शाहबाज खां को। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था जिसने औरंगजेब का विरोध किया? अब देखिए, औरंगजेब का विरोध करने की हिम्मत केवल एक ही शासक में थी पूरे राजस्थान के अंदर, बाकी सब उसके तलवे चाटने में लगे हुए थे, लेकिन एक ही शासक था जिसने उसके नाक में दम कर रखा था। वो था हमारे गौरवशाली भूमि मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, जो कि एक खतरनाक शासक हुआ करता था उस समय। औरंगजेब किसी भी लड़की को पसंद करता, उससे पहले ही राज सिंह जाके उससे विवाह कर लेते थे। एक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के ऊपर भी इनका विवाद चला था, जिससे युद्ध हुआ और राज सिंह जीत गया था औरंगजेब से। तो 1679 ईस्वी में मुस्लिमों पर जजिया कर फिर से लगाया गया, गैर मुस्लिमों पर यानी हिंदुओं पर। तो इसका विरोध एक पत्र के द्वारा किया गया था और राज सिंह ने किया था। ये इस पत्र की जो कॉपी है वो एशियाटिक सोसाइटी जो कोलकाता के अंदर है उसके अंदर भी है, और एशियाटिक सोसाइटी लंदन उसके अंदर भी इसकी कॉपी रखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राज सिंह इसका कट्टर विरोधी था। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? देखिए, धाय का नाम जरूर पूछा जाता है कि उदय सिंह की धाय का नाम पन्नाधाय, अजीत सिंह की धाय का नाम क्या था? मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की धाय का नाम था गोराधाय। ये इस तरीके के नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। पन्नाधाय का एक बेटा था चंदन। तो उदय सिंह को बनवीर जब मारने आ रहा था, बनवीर कौन था? बनवीर जो है एक उडना राजकुमार पृथ्वीराज का नाम सुना होगा आपने, मेवाड़ के अंदर सांगा के बड़े भाई थे, महाराणा सांगा के। तो उन्होंने अपनी एक दासी को जो है अपनी पत्नी बना लिया, और उसका जो पुत्र हुआ वो था बनवीर। बनवीर ने मेवाड़ पे कब्जा कर लिया और अपने चचेरे तवेर जो भाई थे उनको मारने लग गया। तो बाकी सबको मार चुका था, एक उदय सिंह बचा था। उस समय ये पन्नाधाय ने जो है अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुलाकर उसका बलिदान दिया, यानी बनवीर ने चंदन को मार दिया और उदय सिंह को लेके और पन्नाधाय वहाँ से चली गई। बाद में उदय सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। तो याद रखिएगा, महाराणा उदय सिंह की जो धाय है वो है पन्नाधाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, बस डेट शायद मैंने 28 फरवरी बता दी थी, वहाँ पे 25 फरवरी कर लीजिएगा, क्योंकि 25 फरवरी 1568 जो है उसको अधिकार हो गया था अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर। 1567-68 में आक्रमण हुआ। इस युद्ध को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इस युद्ध में जो है उदय सिंह गढ़ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जयमल और फत्ता को गढ़ संभाल के दिया जाता है। तो और कल्लाजी राठौड़ उनके साथ होते हैं। जयमल को गोली लग जाती है, वो गोली अकबर की संग्राम नामक बंदूक से लगती है। याद रखिएगा कि अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। और वो गोली लगने के बाद जो है अब वहाँ पे जयमल युद्ध नहीं कर सकता, फत्ता बचा है वहाँ पे, फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़। अब कल्लाजी राठौड़ जो है वो कहते हैं कि आप मेरे कंधों पर बैठ करके युद्ध कीजिएगा। तो कंधों पर बैठ करके अब 2 हाथ तो जयमल के और 2 हाथ कल्लाजी के, ऐसे 4 हाथों का देवता कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है वो 4 हाथों का देवता कल्लाजी राठौड़ को, क्योंकि 4 हाथों ने युद्ध किया था अपने कंधे पर बिठा करके जयमल जी को। ठीक है, तो वहाँ पे फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़, कल्लाजी राठौड़ शहीद हो जाते हैं, यानी कि वीर गति को प्राप्त करते हैं। और फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी है फूलकमर, उन्होंने वहाँ पे हजारों रानियों के साथ जो है जौहर कर लिया था। इस पूरी घटना को मेवाड़ का दूसरा साका कहते हैं। जौहर और केसरिया को मिला के, पुरुष केसरिया करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? अजमेर में जो दरगाह बनी हुई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसके लिए किस महाराणा ने जो है अपने 4 गांव अनुदान दिए थे? तो उसका नाम है महाराणा जगत सिंह, लेकिन याद रखिएगा वो द्वितीय हैं। अगर प्रथम आ जाए तो प्रथम पे मत करना, द्वितीय पे करना। इन्हीं जगत सिंह सेकंड ने जगनिवास जगमंदिर महल पिछोला झील के उधर बनाए हुए हैं। और जगत सिंह सेकंड जो है, इन्हीं जगत सिंह सेकंड ने 17 जुलाई 1734 की, अगर आपको डेट याद हो, राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, जो सवाई जयसिंह ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। ये इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो खानवा का युद्ध था जब सारे राजपूत एकत्र हुए थे एक छतरी के नीचे, और दूसरी घटना ये थी 1734 की, जिसमें सारे राजपूत शासक एक जगह एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुए थे। यह सम्मेलन ज़्यादा चला नहीं, लेकिन इस घटना को याद किया जाता है। हुरडा सम्मेलन जरूर याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड मेवाड़ के महाराणा ने की थी, और उन्होंने ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। ये याद रखिएगा। यहाँ से पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा। पीडीएफ को एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से देखिए, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? सीधा सा आंसर है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। महाराणा सरदार सिंह के समय जो है ये मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। ठीक है। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो ये दोस्तों सीधी सी बात है, आपको कुंभा याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि कुंभा ने इतनी सारी उपाधियां धारण की थी। इन्होंने इतने सारे दुर्ग बनाए, तो शैलगुरु, हालगुरु, दानगुरु दान करते थे बहुत ज़्यादा, राजगुरु, और भी बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने उपाधियां धारण कर रखी है। कुंभा ने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, और जिसमें काव्य मीमांसा वगैरह जो है ग्रंथ आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? देखिए, ये घटना बड़ी ही रोचक है। किशनगढ़ की, अब मैं सुनाता हूँ आपको कहानी। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। अब औरंगजेब जो है मन ही मन इसको लव यू कर बैठा। अब भाई साहब, इसको क्या, एक दूत भेजता है, यहाँ पे एक लेडीज को भेजता है चारुमती के पास अपनी फ़ोटो लेकर के। अब फ़ोटो आ गई तो वो बोली कि यार व्हाट्सएप का ज़माना है, फ़ोटो क्यों भेजी? तो देख के वो फ़ोटो को फाड़ के उस पर जूते वूते लगा के वापस दे देती है। अब औरंगजेब को लगा कि ये तो बेइज्जती हो गई भाई, ईगो पे ठेस लग गई अपने। तो औरंगजेब बोलता है भाई ठीक है, देखेंगे। इतने में चारुमती जो है वो घर पहुंचती है, तो पता लगता है कि औरंगजेब जो है आक्रमण करने की बोल रहा है। या तो चारुमती उससे विवाह कर लेगी, नहीं तो वो आक्रमण करेगा किशनगढ़ पे। किशनगढ़ में उसके जो भाई थे चारुमती के, वो और उसका बाप जो है, वो बोला कि या तो तू उसे शादी कर ले, जिससे हमारा किशनगढ़ तो बचा रहेगा कम से कम, नहीं तो वो सारी कन्याएं उठा ले जाएगा यहाँ से तेरे साथ साथ। तो सारी के बजाय तू ही चली जाए अकेली, तुझे मारेगा थोड़ी वो। तो बोली मैं तो नहीं जाऊँगी, तुम्हें करनी है तो तुम कर लो शादी, मुझे तो नहीं करनी। ठीक है, मना करके वो, देखिए यार ऐसा मर्द कौन है जो मन बचा सके? तो देखिए अखबार में, इंटरनेट, गूगल पर खोल कर देखिए यार कौन सा मर्द मन बचा सके। तो एक ही मर्द था उस समय औरंगजेब के खिलाफ जो खड़ा हो सकता था, वो था राज सिंह। तो उसने तुरंत व्हाट्सएप पे कैसे जैसे नंबर कबाड़े और मैसेज किया उसको, वो राज सिंह को। अब राज सिंह भाई साहब डीपी देख के फिसल गया कि चारुमती है तो सुंदर, हेल्प करनी पड़ेगी। अब सुंदर लड़की देख के तो यार सब भी हेल्प करते हैं, वो भी करने लग गया। बोला ठीक है, आप मेवाड़ की महारानी बनोगी, और उससे औरंगजेब से डरने की टेंशन मत लो। अब राज सिंह प्लानिंग बनाने लगा कि औरंगजेब आए उससे एक दिन पहले ही जाके अपने शादी कर लेंगे, और कुछ सेना अपनी जो है भेज देंगे, कहाँ पे?
औरंगजेब से लड़ने के लिए, जो उसको रोक के रखेगी अजमेर से उधर ही पहले ही। तो उसने जो है हाड़ी रानी वाला जो किस्सा हुआ था सहल कंवर का, उसी समय हुआ था, उसी युद्ध में। तो उस समय राज सिंह जीत गया था और चारुमती से विवाह भी उसने कर लिया था। अब औरंगजेब यार सोचे यार जो भी पसंद आती है मुझे ये राज सिंह ले जाता है, एक आदि पसंद आती है उसको बेचारा ये ले जाता है, तो मैं तो ऐसे ही रंडवा डोलता हूँ फिर। तो राज सिंह ले गया, औरंगजेब बेचारा परेशान हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किशन की। ये कहानी आपने सुनी ली है तो याद रखिएगा, ये जो चारुमती है, चारुमती नाम याद रखिएगा, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? देखिए अब यहाँ पे आप चेतक नाम देखते टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हाथी लिखा है, घोड़ा नहीं लिखा है। घोड़े का नाम था चेतक। चेतक की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? बलीचा, बलीचा नाम की जगह पे है। वहाँ पे चेतक घायल हो गया था, वहीं पे चेतक की मृत्यु हो गई थी। चेतक जो है हवा में उड़ता था चलते समय। चेतक की समाधि है बलीचा में। लेकिन महाराणा प्रताप का जो हाथी है, हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम था राम प्रसाद, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ भीलकोर के किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1837 के अंदर जो है मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। मेवाड़ भीलकोर सरदार सिंह जो थे, महाराणा सरदार सिंह के समय शुरू की गई और 1837 में शुरू की गई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो महाराणा कुंभा यार युद्ध लड़े थे, लेकिन जब टाइम पास करना होता तो क्या करते, वो वीणा बजाते थे। अब आजकल तो क्या करते हैं बच्चे, व्हाट्सएप चलाते, टेलीग्राम चलाते हैं, गाने सुनते हैं। अब महाराणा कुंभा के ऐसे कोई गम लगा नहीं था कि वो सैड सॉन्ग सुन के काम चला लें, तो अपने बेचारे क्या करते, वीणा बजा के और मस्त रहते थे। ठीक है, महाराणा कुंभा की एक बेटी थी जिसके नाम पे वहाँ संगार चमरी भी बना हुआ था, रमावती ऐसे कुछ नाम था उसका। तो उसको वागीश्वरी की उपाधि भी प्राप्त थी। वो भी एक बढ़िया सिंगर हुआ करती थी अपने ज़माने की, यो हनी सिंह टाइप की। ठीक है, और कुंभा भी बहुत सिद्धू मूसेवाला से कम नहीं था कुंभा भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? देखिए बात ये हुई थी कि महाराणा प्रताप के और भी भाई थे, पता हो तो उदय सिंह जो थे उनके लगभग 100 पुत्र थे, जहाँ तक मुझे पता है लगभग 100 पुत्र थे, 100 से ज़्यादा ही थे, क्योंकि बहुत सारी पत्नियाँ रखते थे। शायद 28 पत्नियाँ उस टाइम थी। महाराणा प्रताप की भी जहाँ तक मुझे पता है 16 पत्नियाँ थी। तो पत्नियाँ तो भाई साहब बहुत हुआ करती थी। अब जो है 100 से ज़्यादा पुत्र थे, लेकिन जो मेन मेन नाम आता है वो आपको कभी टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं, जगमाल, शक्ति सिंह, सगर, ये आते हैं। अब सगर को जो है उदय सिंह ने महाराणा बना दिया, जबकि सबसे बड़े तो प्रताप ही थे। लेकिन उनकी जो सबसे प्यारी रानी थी, उनके बेटे सगर जी थे। सगर जी को उन्होंने अपनी रानी के कहने पे जो है बना दिया राजा। लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे उन सबको पता था सगर योग्य शासक नहीं है, इसको तो नेपोटिज्म के कारण बनाया गया है, बाप ने बना दिया, शासक बन गया, अब ये चला नहीं सकता। तो तुरंत एक दिन बाद ही, उदय सिंह की मृत्यु के एक दिन बाद ही 28 फरवरी को जो है महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर जो है वो कर देते हैं राज्याभिषेक। 28 इतनी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन एक दिन महाराणा प्रताप की उदय सिंह के एक दिन बाद ही तुरंत वो कर देते हैं गोगुंदा के अंदर। इसके बाद जो है कुंभलगढ़ जाके इनका राज्याभिषेक होता है, विधिवत जो है राज्याभिषेक करते हैं। सगर भाग करके अकबर के पास चला जाता है, और जो इनके जो भाई है वो जगमाल वगैरह, शक्ति सिंह, वो भी उधर ही चले जाते हैं। बाद में शक्ति सिंह वापस आता है, याद रखिएगा यहाँ से। महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? भाई साहब ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर से हारे नहीं थे, लेकिन वो वहाँ से मैदान छोड़कर चले गए थे। तो मैदान छोड़कर चल जाने के बाद जो है वो छाछन की पहाड़ियों के अंदर छिप गए थे, वहीं पे अपना जीवन यापन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में अब आप तो सीधा जाके महाराणा प्रताप पे टिक लगा दोगे, लेकिन मेवाड़ के रक्षक, मेवाड़ के उद्धारक कौन है? भामा शाह। भामा शाह मेवाड़ के रक्षक कहलाते हैं, क्योंकि जब हल्दी घाटी युद्ध हुआ उसके बाद महाराणा प्रताप जो है पहाड़ों में घूम रहे थे, जंगलों के अंदर घूम रहे थे, उनके पास धन बिल्कुल नहीं बचा था। तो चित्तौड़ को वापस जीतना था तो उसके लिए धन की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि सैनिकों को वेतन भी देना है। सैनिक ऐसे कैसे लड़ लेंगे अपने लिए, उनको वेतन देना पड़ेगा, अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप उस टाइम घास की रोटी बना के खाते थे और उसको भी जो है एक बार वो बिलौटा लेके भाग गया तो महाराणा प्रताप को भूखा रहना पड़ा था। तो इसके लिए भामा शाह ने अपने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और ये मिले कहाँ पे थे? आपको एक पता होगा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है, उस चूलिया गांव के अंदर जो है भामा शाह अकबर से इसे महाराणा प्रताप से मिले थे, इनके मंत्री थे, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि महाराणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में पैदा हुए थे। कहाँ पे? कटारगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ में। और कटारगढ़ के अंदर भी एक बादल महल बना हुआ है, उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, जूनी कचहरी, जूना महल, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो बादल महल तक पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। बादल महल कई जगह है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा। कटारगढ़ आंसर कर देना अगर वहाँ पे ऑप्शन में मिले तो, नहीं तो कुंभलगढ़ आएगा तो कुंभलगढ़ कर देना, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो कटारगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों दिए हैं तो कटारगढ़ ही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ पे हुआ था। देखिए, महाराणा प्रताप जो है अंतिम राजधानी बनाते हैं किसको? चावंड को, क्योंकि अंतिम उनका जो समय जो है वो गुजरा था चावंड के अंदर। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय जो है उनके घाव लग जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फट जाता है और वो कुछ दिन ऐसे चारपाई पे पड़े रहते हैं, उसके बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो अंतिम 2 दिन थे उनके चावंड के अंदर गुजरे थे, और चावंड के एक जगह है बांडोली, वहाँ पे महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। तो याद रखिएगा, कोई पूछे कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है या उनकी समाधि कहाँ है, तो चावंड के बांडोली के अंदर जो है उनकी छतरी है। चावंड किससे संबंधित है? देखिए, चावंड अभी बताया कि चावंड किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया। इसके बाद अमर सिंह शासक बनता है, और अमर सिंह की भी क्या बात कहें। अमर सिंह एक ऐसा शासक था जिसने 22-23 साल की उम्र में ही दिवेर जैसे युद्ध लड़े, और मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर, उस युद्ध को भी उसने जीत लिया। अपने अधिकतम क्षेत्रों को उसने वापस जीत लिया था। बहुत ही शानदार ये शासक रहा। महाराणा प्रताप के बाद भी मेवाड़ की आन बान शान को बनाए रखा। 1615 में मुगलों को झुकना ही पड़ा इसके आगे, और संधि करनी पड़ी, वरना ये झुकने वाला नहीं था। 18 युद्ध इसने लड़े थे, 18 के 18 जीते थे, ये याद रखिएगा। बहुत ही अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया था मैं, अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मेवाड़ का शेर किसे कहते हैं? मेवाड़ का शेर या राजस्थान का शेर भी महाराणा प्रताप को ही कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन सबको याद रखिएगा, मज़े से पढ़िएगा। कोरोना है, थोड़ा सा सेफ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेवाड़ के, और वहाँ से पूरा का पूरा मेवाड़ कवर कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।